बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 7 दैट इज़ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल मतलब हम इधर पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड कैसे होता है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीज़न क्या है। सेल डिवीज़न का मतलब है कि ये एक सेल है, इसको डिवाइड होना है या इससे जब दो सेल्स बनेंगे इसको हम कहेंगे कि सेल डिवाइड हुआ है, इट इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। फिर इस 2 से 4 सेल्स बनेंगे, उन 4 से 8 सेल्स बनेंगे, उन 8 से मज़ीद बढ़ते जाएंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न। कि ये तो हमें पता चल गया कि सेल डिवीज़न है, लेकिन सेल को बैठे बिठाए क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। वाई इज़ देयर नीड फॉर सेल डिवीज़न? सेल डिवीज़न की नीड क्यों है? देखें, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हों, उनको ग्रो होने के लिए, अपना साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, अपने डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ के लिए सेल डिवीज़न चाहिए। तो ग्रोथ अचीव कैसे होती है? वो सेल डिवीज़न से अचीव होगी। सेल डिवाइड नहीं होंगे तो ग्रोथ अचीव नहीं होगी। तो ऑर्गेनिज़म्स ने हमेशा छोटा नहीं रहना, उन्होंने बड़ा भी होना है। तो उस बड़े होने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सेल डिवीज़न ज़रूरी है। अब जो सेल डिवीज़न है, मतलब सेल जो दो सेल्स बना रहा है, ये आराम से नहीं बन जाते कि सेल डिवाइड हुआ और 2 सेल्स बन के, बल्कि एक सेल को कुछ स्टेजेस से गुज़र कर जाना पड़ता है। वो जो स्टेजेस हैं जिससे सेल गुज़र कर जाएगा और फिर ये 2 सेल्स बनाएगा, उन स्टेजेस को सेल साइकिल कहा जाता है। तो सेल साइकिल क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल ग्रो होता है, डिवाइड होता है और अपने जैसी कॉपी बनाता है, और इसको कहा जाता है सेल साइकिल। या हम सेल साइकिल को डिफाइन करेंगे कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स या सीरीज़ ऑफ स्टेजेस हैं दैट अकर व्हेन अ सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। जब ये एक सेल है, ये इन सारे इवेंट्स स्टेजेस से गुज़रता हुआ जा रहा है और अब जाकर इसने 2 सेल्स बनाए हैं। तो ये जो सारे इवेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हुए हैं, इन सबको सेल साइकिल कहा जाता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बैक्टीरिया की बात करें, अगर ये बैक्टीरिया है, इसमें क्या है? सेल डिवीजन इज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें सेल डिवीजन होगी तो ये रिप्रोड्यूस होगा, इससे 2 ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। सेल डिवीजन नहीं होगी, इससे नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इट इज़ द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते किससे हैं? एक डिप्लॉयड सेल से, जिसको जाइगोड कहा जाता है, जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये जाइगोड है। ये जाइगोड डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होकर सेल्स ऐड करता जाएगा, बनते जाएंगे और एंड में ट्रिलियन सेल्स बन जाते हैं। एक सेल से डिवीजन होती रही और कितने बने? ट्रिलियन सेल्स बने। उन ट्रिलियन सेल्स से एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें ट्रिलियन सेल्स हैं। अब उसको आगे और ग्रो करना है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल में ग्रोथ हो रही है। और वो ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें सेल को एक साइकिल के थ्रू पास होना होता है, एक इवेंट्स के थ्रू पास होते हैं, जिसको सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल इज़ यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स एज दे वॉर्न आउट। जो हमारी बॉडी में पुराने सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद नए सेल्स बनते हैं। तो उन न्यू सेल्स के लिए भी सेल साइकिल या सेल डिवीजन ज़रूरी है। इसके अलावा जब हमें चोट लगती है, ज़ख़म हो जाता है, तो जो ज़ख़म हील करता है, उस हीलिंग के दौरान भी सेल्स डिवाइड होते हैं। तो सेल डिवीजन ग्रोथ भी करवा रही है, हीलिंग भी करवा रही है, और ओल्ड सेल्स को रिप्लेस भी कर रही है। हम बात करेंगे सेल साइकिल की कि इसमें कौन, जो हम इवेंट्स कह रहे हैं, वो इवेंट्स आखिर हैं कौन से। तो सेल की लाइफ में 2 फेजेस होते हैं। याद रखिएगा, सेल की लाइफ में कितने फेजेस हैं? 2 फेजेस हैं। एक फेज़ है नॉन डिवाइडिंग फेज़, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, नॉन डिवाइडिंग फेज़। और दूसरा फेज़ है
डिवाइडिंग फेज। सेल की लाइफ में दो फेजेस हैं, एक है नॉन डिवाइडिंग फेज और एक है डिवाइडिंग फेज। जो नॉन डिवाइडिंग फेज है इसको इंटरफेज कहा जाता है, और जो डिवाइडिंग फेज है उसको एम फेज कहा जाता है, एंड एम फॉर माइटोटिक और मल्टीप्लिकेशन फेज। इन फेजेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा व्यू लेते हैं। फॉर ये मैं साइकिल बना रही हूँ, साइकिल का जो ये पोर्शन है ये है एम फेज, माइटोटिक फेज, जो छोटा सा पोर्शन है। बाकी ये जो सारा पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट इज़ कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग फेज या इंटरफेज। ये डिवाइडिंग फेज है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसको हम फेज कहते हैं। इसके अंदर मज़ीद जो है, इसके मज़ीद सब स्टेजेस होते हैं। एक को हम G1 कहते हैं, एक होता है S, दूसरा होता है G2। ये सारे क्या है, ये सारा फेज़ क्या था, इंटरफेज़ है। इस इंटरफेज़ के मज़ीद सब स्टेजेस हैं, तो ये उनके नाम है G1, S और G2। तो इस सेल को पहले इंटर होना होगा G1 में, G1 के बाद ये इंटर होगा S फेज़ में, S फेज़ के बाद ये इंटर होगा G2 फेज़ में, G2 फेज़ के बाद अब ये इंटर होगा डिवाइडिंग फेज़ में, जिसको एम फेज़ या माइटोटिक फेज़ कहेंगे। इसके भी कुछ सब स्टेजेस हैं, ये नाम आपने शायद पहले सुने हों। जब सेल यहाँ इंटर होता है तो उसको पहले प्रोफेज में जाता है, प्रोफेज के बाद उसमें मेटाफेज, एनाफेज और पिटीलोफेज, उसके बाद यहाँ से दो सेल्स हमें मिलते हैं। यहाँ जब स्टार्ट हुआ तो एक सेल था, ये G0 की बात नहीं हो रही, ये एक सेल है। अब ये एक सेल एंटर हुआ G1, S और G2, और फिर एम फेज़ में जब टीलो फेज़ से गुजरा तो उसमें कितने हो गए, अब ये दो सेल्स बन गए हैं। तो ये सारी क्या है, सेल साइकिल है। सबसे पहले हम इंटरफेस को अब स्टडी करेंगे कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस जो है ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ है। ये तो आपको पता चल गया कि इंटरफेस क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज़ है। लेकिन इस इंटरफेस को पहले नाम दिया गया था रेस्टिंग स्टेज का, लेकिन बाद में देखा गया कि भाई ये रेस्टिंग स्टेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, हम इसको रेस्टिंग फेज़ नहीं कह सकते। ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ तो है, लेकिन ये रेस्टिंग फेज़ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इंटरफेज़ में जो एम फेज़ है, ये सारा हम पढ़ के इंटरफेज़ है, जो एम फेज़ है इसमें जाने के लिए तैयारी होती है। तो एक लंबा फेज़ है जिसमें सेल बहुत तैयारी कर रहा होता है। तैयारी करने के बाद एक छोटे से फेज़ में जाता है जहाँ इसे डिवाइड होना होता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने बोर्ड के पेपर्स देने हैं, एंट्री टेस्ट देना है, तो उसके लिए पूरा साल पढ़ रहे होते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज़ जो है वो लंबा है, वो 1 साल का है, 6 महीने का है, 5 महीने का है। लेकिन जो पेपर करने का टाइम है वो सिर्फ क्या है, 3 घंटे का है। तो प्रिपरेटरी फेज़ बहुत लंबा है और डिवीज़न फेज़ है वो छोटा है। बिल्कुल इसी तरह जो हम पेपर करते हैं वो क्या है, वो बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है, 3 घंटे का पीरियड होता है। तो यहाँ पे भी ये लंबा फेज़ है और ये सिर्फ 1 घंटे का फेज़ होता है, डिवाइडिंग फेज़। उस 1 घंटे के लिए ये सेल पूरी तैयारी कर रहा है। तो तैयारी कहाँ हो रही है, इंटरफेस में हो रही है। इट इज़ प्रिपरेटरी फेज़, जिसमें सेल ग्रो होता है, अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा, डिवाइड भी होता है और डीएनए भी डिप्लीकेट करता है। Hence prepares itself for division, so it is very active phase। ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव फेज़ है। इंटरफेज है क्या, इट इज़ इंटरवल बिटवीन 2 डिविजन्स। ये एक डिवीज़न है, ये दूसरी डिवीज़न है। यहाँ पे एक डिवीज़न कंप्लीट हो गई, 2 सेल बन गए। अब यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से लेकर जो ये सारा इंटरवल है इसको कहा जाता है इंटरफेस। तो ये रीजनिंग पूछा जाता है कि वाई इंटरफेस इज़ कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज या रेस्टिंग फेज। क्यों कहा जाता है, ऑल्दो इंटरफेस इज़ नॉन डिवाइडिंग फेज but it is highly metabolically active phase, because in this phase cell grows, divides and duplicates its DNA, hence prepares itself for a division. So we cannot say that it is
द रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, ये बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये हमें ये बता रहा है कि अगर कोई सेल है, अगर आप उसको देख के बता सकें कि ये इंटरफेस में है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा। फॉर एग्जांपल एक सेल है, अगर उस सेल का न्यूक्लियस आपको वाज़ह नज़र आ रहा है, फिर उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलाई भी बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है, दोनों क्लियरली विजिबल हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स आपको विजिबल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये सेल जो है ये इंटरफेस स्टेज में है। जो सेल इंटरफेस में होगा उसमें क्या है, उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगे, लेकिन क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होंगे। उसके बाद सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेस जो हम पढ़ के आए हैं, अभी मैं आपको बता चुकी थी कि इंटरफेस के 3 सब स्टेजेस हैं। ये है G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 को गैप 1 फेज़ कहा जाता है, S को सिंथेसिस फेज़ कहा जाता है और G2 को गैप 2 फेज़ कहा जाता है। इसमें हर फेज़ दूसरे फेज़ के लिए तैयारी करता है। G1 तैयारी करता है S के लिए और G2 तैयारी करता है M फेज़ के लिए, डिवाइडिंग फेज़ के लिए। इनमें जो S फेज़ है जिसमें सिंथेसिस लिखा हुआ है, इसमें मतलब क्या है, किसी चीज़ का बनना। तो यहाँ पे क्या चीज़ बनती है, DNA बनता है, DNA सिंथेसिस हो रही होती है। तो G1 फेज़ में वो सारी तैयारी होगी जो DNA बनने के लिए ज़रूरी है। तो इस फेज़ में RNA सिंथेसाइज होता है, RNA बनता है, क्योंकि जो DNA है उसके बनने के लिए RNA के कुछ पीसीस चाहिए। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स फॉर DNA, देखिए DNA में पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, DNA में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। ये हम चैप्टर 2 फर्स्ट बायोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल्स होंगे तो DNA सिंथेसाइज होगा, नहीं होंगे तो DNA नहीं बन सकता, तो वो रॉ मटेरियल्स भी बनते हैं। इसके अलावा DNA फॉर्मेशन के लिए कुछ एंजाइम्स भी चाहिए, तो वो एंजाइम्स भी बनते हैं G1 फेज़ में। लेकिन यहाँ पे DNA सिंथेसिस नहीं होगी, DNA सिंथेसिस S फेज़ में ही होगी। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें बनेंगी जो DNA बनने के लिए ज़रूरी हैं। तो इट इज़ वेरिएबल फेज़। ये जो फेज़ है इसका टाइम कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, और ये इंटरफेस का 25 to 50% टाइम लेता है। अच्छा, उसके बाद है ये जो दिया हुआ यहाँ पे कि G1 फॉलोज़ वन ऑफ टू पाथ्स। अभी जो G1 के बाद है ना, जब सेल G1 से होता हुआ गुजर जाएगा, अब सेल के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो कंटिन्यू करेगा और S फेज़ में जाएगा, फिर G2 फेज़ में जाएगा, फिर M फेज़ में जाएगा, या तो फिर वो इस साइकिल से बाहर निकल जाएगा। जब इस साइकिल से बाहर निकल जाएगा तो वो कहाँ जा रहा है, हम कहेंगे वो G0 फेज़ में जा रहा है। तो सेल या G0 फेज़ में जाएगा या S फेज़ में जाएगा ताकि वो साइकिल कंप्लीट कर सकें। तो जो सेल G0 फेज़ में जा रहा है, इसका मतलब वो सेल ज़िंदा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव भी है, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा, जाकर अपना काम फंक्शन कर रहा है, लेकिन क्या चीज़ नहीं कर रहा, डिवाइड नहीं कर रहा। कि G1 के बाद सेल ने क्या करना होता है, या तो S फेज़ में कंटिन्यूस जाएगा या तो फिर G1 के बाद ही चला जाएगा G0 फेज़ में, जहाँ ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, अपना फंक्शन करेगा, लेकिन डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होना होगा तो फिर दोबारा इस साइकिल के अंदर एंटर होकर आगे S फेज़ में चला जाएगा। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे कि अगर सेल जो है S फेज़ में जा रहा है तो क्या है। अब G1 के बाद सेल एंटर हुआ S फेज़ में, ये सारे रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। अब इस स्टेज में होना क्या है, इसमें सिर्फ DNA सिंथेसिस होनी है, क्योंकि तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ बनना है। तो यहाँ पे क्या होता है, DNA सिंथेसिस होती है। DNA कंटेंट न्यूक्लियस का डबल होता है। अभी DNA कंटेंट डबल क्यों किया जाता है, ज़रूरत क्या पड़ी DNA सिंथेसाइज करने की। देखें, हमने कहा कि एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम हैं। तो ये एक सेल जिसमें हैं ही 46 क्रोमोसोम, ये दोनों सेल्स को 46 कैसे दे रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर ये 92 93 होते तो पॉसिबल होता है कि यहाँ भी 46 आ गए, यहाँ 46 आ गए, लेकिन ये हैं ही 46 क्रोमोसोम। तो तभी सिंथेसिस फेज़ होता है ताकि क्रोमोसोम्स को डबल किया जाएगा। क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह प्रेजेंट होते हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं।
अब सिंथेसिस फेज में क्या होगा, ये डबल हो जाएंगे, यहाँ और क्रोमेटिड्स बनेंगे, ये डबल हो रहे हैं, कि जब ये डबल हो जाएंगे तो डबल हो इसलिए हो रहे हैं कि ताकि जब ये सेपरेट हों तो सेपरेशन से 46 एक में आए और 46 दूसरे में आ जाए। अभी ये डबल हो चुके हैं, तभी ये सिंथेसिस फेज हो रहा है। पहले ये कैसे प्रेजेंट है, इस तरह प्रेजेंट है, इस तरह 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद फिर सिंथेसिस फेज में ये डबल हो जाते हैं, सारे के सारे 46 इस तरह हो जाएंगे। और उसके बाद जब एम फेज के बाद सेल्स डिवाइड होते हैं तो हर एक में 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो इसका कांस्टेंट टाइम पीरियड है 35 to 40% टाइम पीरियड है इसका इंटरफेज में। अब एस सब स्टेज इज फॉलोड बाय G2 फेज, और इसके बाद कौन सा फेज है, G2 फेज है। G2 फेज में क्या है, अपने आप को सेल नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करेगा, नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करेगा, और वो नेक्स्ट स्टेज क्या है, इट इज़ एम फेज इन डिवाइडिंग फेज। तो G2 फेज में क्या हो रहा है, द वॉल्यूम सेंट्रियोल डिवाइड। अब देखें, हम चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं कि न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट हैं। इन सेंट्रोसोम्स के अंदर सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। अब ये सेंट्रियोल जहाँ तक प्रेजेंट है एक सेंट्रोसोम में, लेकिन हमें सेल डिवीजन के दौरान इस तरह के दो चाहिए अपोजिट साइड्स पे। तो इस सेंट्रियोल को डिवाइड किया जाता है और एक और बनाया जाता है यहाँ पे ड्यूरिंग G2 फेज। उसके बाद एनर्जी स्टोर की जाती है क्रोमोसोमल मूवमेंट में, क्योंकि जब डिवाइडिंग फेज होगा क्रोमोसोम एक अलग अलग सेपरेट होंगे, तो एक साइड पे मूव करेगा, दूसरा दूसरी साइड पे मूव करेगा। तो मूवमेंट के लिए इनको एनर्जी चाहिए होती है। तकरीबन एक क्रोमोसोम्स को मूव करने के लिए 30 ATPs चाहिए होती हैं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी यहाँ पे स्टोर की जाती है और सेल का वॉल्यूम डबल किया जाता है। देखिए, अब ये एक सेल है, इसे दो सेल्स बन रहे हैं। तो G1 फेज़ में सेल छोटा होता है, G2 में इसका साइज़ डबल कर लिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि दो सेल्स बनने हैं। हमने उन दोनों सेल्स को क्रोमोसोम्स से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो तो हम किस्सा पढ़ के आ गए। लेकिन अब साइटोप्लाज्म कैसे करेंगे, तो साइटोप्लाज्म को भी डबल कर दिया जाता है, उसमें हर ऑर्गेनल डबल कर दिया जाएगा ताकि दोनों जो सेल्स बने उनको इक्वल साइटोप्लाज्म भी मिले। तो इस तरह जो है नेक्स्ट फेज़ की तैयारी मुकम्मल की जाती है G2 फेज़ में। अब ड्यूरेशन क्या है, इंटरफेस जो है प्लांट्स में 10 से 30 घंटे का होता है, एनिमल्स में 1 दिन का होता है, जिसमें G1 जो है 3 या 4 घंटे का होगा। एस फेज़ जो है वो 7 to 8 आवर्स में कंप्लीट होता है, और G2 फेज़ 2 to 5 आवर्स में, और एम फेज़ जो है इसको सिर्फ 1 घंटा लगता है। तो इस 1 घंटे के लिए इतनी सारी तैयारी की जाती है।